हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी बच्चों को पहले से पता है कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी एजुकेटर जुड़े हैं जिनसे जुड़कर आप पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करना है और यहाँ से आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ें तो मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, पीटी और मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी आज चलेगा जो क्लासेस होगी, और हिस्ट्री ऑप्शनल की भी क्लासेस चलेगी। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। और ये टेलीग्राम लिंक है, इसमें सारे हैंडआउट मिलते हैं। ये मेरे कोड है SPDSC10 और देवी YT, इन दोनों में से किसी एक को यूज करो और 10% का डिस्काउंट प्राप्त करो, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें से 16,000 से ऊपर, कितना, 16,000 से ऊपर कॉम्प्रहेंसिवली इसमें से देखिए जो मतलब कोर्सेज पड़े हुए हैं और कुछ अपकमिंग क्लासेस हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से आप देखिए कि जैसे आइकॉनिक का और प्लस के अंतर्गत तो ये हमारा कोड यूज करना है SPDSC10, SPDSC10। इसको यूज करके SPDSC10 यूज करके मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, यहाँ पर भी वही सेम कोड प्लस के अंतर्गत SPDSC10 यूज करना है। यहाँ पे अगर मान लो कि आप 6 मंथ का सब्सक्राइब करते हो जिसकी फी कितनी है 40,550, इस कोड को यूज करने के बाद आपको 36,450 रुपया पेड करनी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सेम अगेन यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक ये कोड है मेरा, इसको यूज कर लेना है। और 14 फेब यानी 11 बजे एक अमेजिंग प्राइसेस में से जो एनरोल करना है कॉम्बैट होने वाला है। तो ये जो कॉम्बैट है इस पे आप 60 मिनट्स होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से जो जीतेगा उसके लिए एक प्राइज की भी घोषणा करी जाएगी, ठीक है। जैसे 1 to 3rd रैंकर्स को 1 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन है यहाँ प्लस का, और जो बाकी का जो रैंकर्स है उसके लिए भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। अगेन हमारे पास जैसे कि प्लस और आइकॉनिक और प्लस में तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत भी SPDSC10 यूज करके और इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमें ना टैक्सेशन अर्थात कर व्यवस्था, यानी क्या है, कर व्यवस्था, दिस इज अ न्यू चैप्टर। ये कंप्लीटली नया चैप्टर है। ये क्या है, ये कंप्लीटली नया चैप्टर है। आज से स्टार्ट करते हैं। और आपकी जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 40%, कितना, 40% हो चुकी है। रेस्ट ऑफ अमाउंट यानी 60%, रेस्ट ऑफ जो है 60% रह गई है। इसको भी हम करीब 2 माह के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन देखना है यानी कर व्यवस्था। देखो ये एक राज्य और नागरिकों के बीच एक प्रकार का अनौपचारिक संबंध है। क्या है, अनौपचारिक संबंध है। अनौपचारिक का मतलब अनऑफिशियल, क्या है, अनऑफिशियल अनुबंध है। अनऑफिशियल क्या है, ये समझ लीजिए कि संविदा है, ठीक है। संविदा का मतलब क्या होता है, अनुबंध। अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई औपचारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ये क्या है, अनौपचारिक है। राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों के प्रति मतलब वो नागरिकों को सुरक्षा और नागरिकों को सारी चीजें उपलब्ध करवाना, ठीक है। अब नागरिकों की जिम्मेदारी होती है राज्य के प्रति, तो नागरिक क्या करते हैं कि अब देखो राज्य नागरिकों को संरक्षण देता है क्योंकि राज्य की भी तो जिम्मेदारी है ना। अब इस संरक्षण के लिए राज्य को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, है ना। तो इसी पैसे यानी कर के रूप में जो नागरिक हैं वो किसको चुकाते हैं, राज्य को चुकाते हैं। दोबारा से सुनिएगा, देखो बहुत आसान है टैक्सेशन कर व्यवस्था। ये मैंने बताया ये एक अनौपचारिक अनुबंध है, अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्ट है, अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कोई राज्य और नागरिकों के बीच कोई बॉन्ड साइन नहीं हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यह एक अनिवार्य वसूली है,
आपको ध्यान रखना है, यह एक अनिवार्य वसूली है, राज्य को ये देना, मतलब राज्य को, नागरिकों को देना पड़ेगा राज्य के लिए, क्योंकि राज्य की एक जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों की सुरक्षा और उनको संरक्षण प्राप्त करवाना, साथ ही साथ आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो अब इन सारी सुविधाओं को राज्य कहां से उपलब्ध करवाएगा? तो राज्य हम ही अर्थात नागरिकों से क्या करता है कि कर के रूप में, जो कर के रूप में पैसे प्राप्त करता है, उसी पैसे का उपयोग करके हमें सुरक्षा, संरक्षण और आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाता है। बदले में राज्य नागरिकों के आप देखना है कि जो राज्य है तो नागरिकों से कर की प्राप्ति करता है, वही टैक्स की प्राप्ति करता है। ठीक है, किसकी? टैक्स की प्राप्त करता है, जो कि सरकार व्यक्तिगत आय और कारपोरेट टैक्स, जो कारपोरेट आय होती है, कारपोरेट इनकम होता है, उस पर क्या करता है? प्राप्त करता है। इसकी प्राप्ति वस्तुओं के विनिर्माण, वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में भी होती है। ठीक है, तो वस्तुओं के विनिर्माण, वस्तु और सेवाओं की बिक्री पर करी जाती है। कर किसी भी सरकार के लिए आय का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। अब कर प्रायः हम दो प्रकार में बांट के देखेंगे डिटेल से, लेकिन इससे भी पहले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि इसके दौरान अगर हम कर की बात करते हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में कर संरचना कैसी है। आपने यहां देखा कि टैक्सेशन है कैसा, अब भारत में कर संरचना एक्चुअल में है कैसी, ये कैसे वर्क करती है, जरा इस पे नजर डालने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ओके, तो यहां तक आपने देखा बहुत सिंपल है कि देखो भैया, एक राज्य है और नागरिक हैं, तो राज्य और नागरिकों के बीच एक अनऑफिशियल अनुबंध है, लेकिन ध्यान रखना ये अनिवार्य है, ये अनऑफिशियल है, ये कोई राज्य और नागरिकों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है कर लेने देने के लिए, लेकिन यह अनिवार्य वसूली है। ये क्या है? अनिवार्य वसूली है। तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है और वही सरकार की भी नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी होती है, नागरिकों की भी सरकार के प्रति जिम्मेदारी होती है। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस व्यवस्था को जो लाया गया, इसी को कर व्यवस्था कहा जाता है। इस कर व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को कई प्रकार के टैक्स दिए जाते हैं। उन टैक्स को हम प्रॉपर अगर हम क्लासिफाई करें तो दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि जो भारत में कर संरचना कैसी है। ठीक है, तो पहले तो बाद में हम कर, यानी जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन पहले हम देखेंगे कि भारत में कर संरचना कैसी है। भारत में कर संरचना, भारत में कर संरचना ध्यान देखना। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे पॉलिटी भी पढ़ाता हूं, इस वजह से इसको और बेहतर ढंग से जोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी है, मैं भूला नहीं कि आप सोचे कि अच्छा आर्टिकल फर्स्ट बताने लगे, पॉलिटी में चले गए सर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है। यानी भारत में जो सरकार के 3 लेवल हैं। ठीक है, कितने लेवल हैं? 3 लेवल है, 3 स्तर हैं। भारत में सरकार के जो सरकार है, सरकार के कितने लेयर हैं, यानी कितने टीयर हैं? 3 टीयर है, 3 टीयर है, 3 स्तरों में विभाजित है। एक केंद्रीय सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकार हो गई। केंद्रीय सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ क्या हो गई कि लोकल की, यानी लोकल गवर्नमेंट हो गई, स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं, स्थानीय सरकार हो गई।
आप देखोगे कि भारत में कर के अधिकारों का, जो कर के राइट्स, जो कर के अधिकार हैं, वो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट तौर से विभाजित है। यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच ये स्पष्ट तौर से इसको क्लासिफाई, विभाजित किया गया है। अब आपको इसमें सुनना क्या है कि जैसे देखो, केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में जो महत्वपूर्ण कर हैं, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर यानी इनकम टैक्स, आयकर। इसके साथ साथ कारपोरेट टैक्स, निगम कर, क्या है, निगम कर। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, इनको डिटेल से पढ़ना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क, इसके साथ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सभी केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। इसको कौन, इन सभी जो कर हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। अब देखना है आपको कि उनसे जो प्राप्त जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। यहां मैंने बताया क्या कि इन जो कर हैं, इन जो जितने मैंने करों को बताया, जैसे कि मान लो इनकम टैक्स है, सीमा शुल्क है और निगम कर है, इन सब जीएसटी है, इनको इंपोज कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। लेकिन इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये रेवेन्यू सेंट्रल और स्टेट के बीच क्या है, बांट दिया जाएगा। अब ये किसके, कौन अनुशंसा करेगा, ऐसा तो है नहीं है जितना सेंटर का मन हो गया तो उतना केंद्र को, राज्यों को बांट दिया, ऐसा तो नहीं होगा। इसको चलाने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो इसकी कोई ना कोई तो रिकमेंडेशंस होंगी, कोई तो रिकमेंड करता होगा। तो वित्त आयोग, ध्यान रखो, वित्त आयोग, ये काम कौन करता है, वित्त आयोग। फिनेंशियल क्या करता है, फिनेंशियल कमीशन करता है। तो ये जो कर मैंने बताया, जैसे कि आयकर ले लो, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, क्या हो गया, निगम कर हो गया, आयकर, निगम कर। इसके साथ साथ सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जीएसटी। ध्यान से सुनना, ये लगा कौन रहा है, ये लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। लेकिन ये विभाजित किस में होगा, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में होगा। ध्यान रखिएगा, विभाजित क्या होगा, दोनों में ये पैसा जो रेवेन्यू जनरेट होगा, दोनों में ये पैसा बट जाएगा। अब देखो, वित्त आयोग है, जो मैंने बताया, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पे केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के बीच राजस्व का विभाजन करती है। और जो 15वां वित्त आयोग है, 15th जो कमीशन है, फाइनेंशियल कमीशन है, इसके अनुसार राज्यों को टोटल पैसे का 41%, कितना, ये राज्यों के साथ शेयर करना है। कितना, 41% राज्यों के साथ शेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि इसमें से आपको 100 रुपया प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार को इन सारे कलेक्शंस के माध्यम से, तो 41 रुपया राज्यों को देना है। केंद्र को 41 रुपया किसे देना है, राज्यों को देना है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा, ये किसकी सिफारिशें हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। और इसी सिफारिशों के अकॉर्डिंगली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कर है, यानी जो रेवेन्यू है, जो कर के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, अब कुछ करों को लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को है, उनमें से इनको जो एकत्र वही करता है, राज्य करता है। तो कुछ ऐसे भी कर हैं, कुछ ऐसे भी टैक्सेस हैं जिनको कौन इंपोज करता है, स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंपोज करती है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही इस पे क्या करती है, इसका उपभोग यानी उपयोग करती है। जैसे कि मान लो राज्य
राज्य मूल्य वर्धित कर हो गया, कृषि आयकर हो गया, मनोरंजन कर हो गया। कृषि, क्योंकि देखो ये स्टेट लिस्ट का अगर आप देखोगे उसका सब्जेक्ट है, इस वजह से जो कृषि है एक्चुअल में आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं इसके चलते प्रॉपरली जो कर लगाया जाएगा वो स्टेट के द्वारा इंपोज किया जाएगा। वहीं मनोरंजन कर की अगर बात करें, जब आप सिनेमा घर में जाते हो, सिनेमा घर में मूवी देखने पीवीआर में जाते हो, कहीं भी जाते हो किसी भी सिनेमा हॉल में, तो ये जो राज्य सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं ना बहुत भारी मात्रा पे होते हैं। जैसे कि दारू पे जो टैक्स लगता है, यानी जो अल्कोहल पे टैक्स लगता है वो भी राज्य सरकार ही इंपोज करती है, राज्य सरकार ही इंपोज करती है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम सब्सटेंस पे टैक्स लगता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही इंपोज करती है। और इसे उदाहरण से बताऊंगा कि देखो होता क्या है। इसमें से मैं एक आपको वाकया बताता हूं। जहां से मैं आता हूं एक्चुअल में वो यूपी और एमपी का बॉर्डर पड़ता है, यूपी और एमपी का बॉर्डर पड़ता है। और हमेशा इसमें से जो आप देखोगे कि ये है यानी पेट्रोल है, तो पेट्रोल पे 3 रुपया 4 रुपया का डिफरेंट होता है दोनों, मतलब एमपी में और यूपी में। जैसे कि मान लो कि ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे एक गांव ए है, तो गांव में मान लो 90 रुपए पर लीटर है, तो यहाँ जो यूपी है हो सकता है कि यहाँ 87 रुपया लीटर हो। ठीक है, हो सकता है, मैंने बोला, लेकिन डिफरेंस देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस है, जो कर है, वो कर के चलते आप देखोगे कि इसमें से जो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है जो कर इस पे, तो यही एक मेन और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जिसमें कर ज्यादा उसका रेट ज्यादा, उसका रेट ज्यादा। जैसे कि आप गोवा में चले जाओ तो इतना, इसमें गोवा में चले जाओगे या कहीं और भी कुछ राज्य हैं तो वहां जो पेट्रोल काफी कम होता है, वहां पेट्रोल का रेट काफी कम होता है। तो ये सारी चीजें आप देखने को मिल पाएंगी वहां। तो मैंने ये बताया कि जो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, उनमें से एकत्र समस्त राजस्व को राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उपयोग करती है, वो किसी के साथ बांट के नहीं, वो किसी के साथ नहीं बांटती है। तो मतलब ऐसे समझो कि देखिए पापा हैं यानी केंद्र सरकार है और उनके 28-30 बच्चे हैं, उनके 28-30 बच्चे हैं। तो जो पापा की इनकम होगी तो सभी बच्चों में वितरित होगी, एक पापा की इनकम होगी तो सभी बच्चों में वितरित होगी, एक सिमिलर वे पे वितरित होगी। उसके अलग अलग चीजें वो वित्त आयोग में मैं जब मैं 14वां और 15वां वित्त आयोग दोनों को पढ़ाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि किस राज्य को कितना, हालांकि बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि किस आधार पे किसको कितना जाएगा। लेकिन बस आपको ये सोच लेना है कि जैसे अब पापा के सभी लड़के तो नहीं होंगे, लड़कियां भी होंगी, तो उनके और भी तो खर्चे होंगे। तो इसके चलते पापा ने जो 41%, पिताजी ने आपके 41% राज्यों के साथ बांट दिया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों के साथ बांट दिया। इसे अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए ये साधारण भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। तो राज्यों के साथ 41% बांट दिया। अब उनकी लड़कियां भी तो हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे टेरिटरीज वगैरह, तो उनको भी तो पैसा चाहिए, है ना, बाकी तो उनका भी तो शादी ब्याह और ये सारी चीजें हैं, तो पापा अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा बचा लेते हैं। अब पिताजी को इससे टेंशन नहीं है कि मान लो कि यूपी, मान लो कि एक उनका बच्चा है तो यूपी कितना पैसा कमा रहा है, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, इससे उनका फर्क नहीं पड़ता है। यूपी जो है वो कितना रुपया कमाए, कैसे भी कमाए, ये मैटर करता है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये एक्चुअल में जो राज्य सरकारें कर इंपोज करती हैं तो एकत्र भी, कलेक्ट भी वही करती है और अपने आवश्यकता के अनुसार उसका कंजम्पशन भी वही करती हैं, उसका उपभोग भी वही करती हैं। जो मैं समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो क्या होता है कि कुछ करों को लगाने का जो अधिकार है, जो कुछ कर है इसको लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को है। किसको? राज्य सरकारों को है। और उनसे एकत्र करना, मैंने बताया कि जैसे वो एकत्र भी वही करती हैं राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा इंपोज किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंपोज किए जाते हैं, ठीक है, और एकत्र भी किए जाते हैं।
जाते हैं, लेकिन उनसे जो प्राप्त रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो राज्यों के बीच क्या हो जाता है, बट जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल संपदा शुल्क, क्या है, संपदा शुल्क राज्यों के बीच बट जाता है। विज्ञापन पर जो टैक्सेस होते हैं एडवर्टीजमेंट पे, ये भी वैसे ही होता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ कर यानी जो टैक्स और ड्यूटी यानी शुल्क, ड्यूटी को अभी बताऊंगा कि ड्यूटी क्या होता है, तो इनको केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनको जो इनका जो कलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राज्य सरकारों के द्वारा ये इसका कलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि मान लो स्टैंप शुल्क है, कौन इंपोज करता है, सेंट्रल, लेकिन ये इसको कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। आपको याद ही होगा कि देखो फर्स्ट जुलाई 17 को जीएसटी को लागू किया गया, और केंद्र और राज्य, जो केंद्र और यानी सेंट्रल और स्टेट हैं, दोनों स्तरीय अधिभारों को समेटते हुए जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों को नियंत्रित मतलब इसमें से किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम जब डिटेल से जीएसटी वगैरह पढ़ेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। एक बार फिर हम वापस अपने उसी उस पे जाते हैं, टैक्सेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया कि देखो ये जो एक्चुअल में टैक्सेशन है ना, ये जो कर व्यवस्था है ना, ये कर व्यवस्था कैसे डील करती है, आपने यहां तक चीजों को देखा। एक बार थोड़ा सा इसे मैं समराइज कर देता हूं। देखो ये जो कर है, ओके, ये जो कर हैं ये राज्य यानी स्टेट और नागरिकों के बीच एक प्रकार का क्या है, अनौपचारिक अनुबंध है। ये कीवर्ड याद रखना है। राज्य की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति, नागरिकों के प्रति, और नागरिकों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्यों के प्रति, ठीक है। तो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए टैक्स राज्य के द्वारा टैक्सेशन इंपोज किए जाते हैं। इसी को कर व्यवस्था कहते हैं। ये दो प्रकार में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में देखेंगे कि ये प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार बता दिया ना तो दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कभी कभी रिवीजन कर लीजिएगा। देखो जो डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रत्यक्ष कर, ये वैसे कर होते हैं जिसमें से कर का वास्तविक भार, कर का वास्तविक भार निकाय पर पड़ता है जिस पर ये लगाया गया हो। दोबारा सुनिएगा, प्रत्यक्ष कर ये वैसे कर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये वैसे टैक्सेस होते हैं जिस व्यक्ति पे इंपोज किए जाते हैं, उसी व्यक्ति पे क्या किए जाते हैं, उसी व्यक्ति से वसूले जाते हैं, उसी व्यक्ति से वसूले जाते हैं। इसको और साधारण भाषा में सुनिएगा कि देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे टैक्सेस हैं जिसमें कर का वास्तविक भार उसी निकाय पर पड़ता है जिसकी वसूली की जाती है, जिसकी वसूली करी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेट टैक्स यानी आयकर, ये इसको निगम कर बोलते हैं। ये सारे टैक्सेस जैसे कि पूंजी लाभ कर, ये सारे टैक्सेस क्या हैं, डायरेक्ट टैक्सेस है। मान लो कि ऐसे इसको और साधारण भाषा में समझना है कि मान लो कि ये जो टैक्सेस है ये आप पे इंपोज किए गए, आप पे लगाए गए, तो आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ये इसका जो भार है अगर आप पे लगाया गया है तो आपको ही क्या करना पड़ेगा, आप पे भार पड़ेगा और आपको ही इसका भार उतारना पड़ेगा, आपको ही इस पे पेड करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आयकर, निगम कर, न्यूनतम, ये सारे टैक्सेस क्या है, प्रत्यक्ष कर है। अब जो अप्रत्यक्ष कर, देखो ये अप्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिनमें कर का वास्तविक भार उपभोक्ता पर पड़ता है। जो कर का वास्तविक भार है वो उपभोक्ता पर पड़ता है और इसकी वसूली किसी अन्य निकाय के द्वारा, अन्य निकाय से करी जाती है। इसकी जो वसूली है किसी अन्य निकाय से करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो आप कि देखो दे तो कोई और देता है, ठीक है, इसमें खाली पेज चाहिए मुझे, अच्छा है तो खाली पेज। इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये वैसे कर होते हैं जिनमें कर का वास्तविक भार उपभोक्ता पर, किस पे, उपभोक्ता पे पड़ता है।
उपभोक्ता पर पड़ता है, जबकि इसकी वसूली किसी अन्य निकाय से करी जाती है। इसकी वसूली उपभोक्ता से नहीं, किसी दूसरे निकाय से करी जाती है। ऐसे कर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। उदाहरण से समझो कि मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि आपने 5 रुपया का क्या है बिस्किट खरीदा, 5 रुपया का बिस्किट खरीदा, उसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगी, गुड्स है तो जीएसटी लगेगी। मान लो 4 रुपया का ये क्या था, बिस्किट था, 1 रुपया की जीएसटी। एक्चुअल में आपको तो 5 रुपया का मिला ना, जीएसटी तो इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो इसका रियल जो भार है किस पे, आपने इसको कंज्यूम किया तो आप पर पड़ा, लेकिन इस पे जो 5 रुपया का टैक्सेस है, क्योंकि लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये जो बनाने वाला व्यक्ति है जो बिस्कुट को बनाया, उसने 1 रुपया क्या कर दिया, टैक्स भर दिया, और इसके भार को आगे पोस्टपोन कर दिया। इसके भार को आगे क्या कर दिया, इसने पोस्टपोन कर दिया, आगे इसके भार को बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब समझ में आया कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। इसी के जस्ट उलट डायरेक्ट टैक्सेस होता है। डायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा सा देख लो कि डायरेक्ट टैक्सेस कैसे वर्क करता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो भैया, जो डायरेक्ट टैक्स है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उससे भी आसान है। ये प्रत्यक्ष कर वैसे कर हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस वैसे टैक्सेस हैं जिसमें से कर का वास्तविक भार उसी पर पड़ता है जिस पे ये लगाया जाता है, जिस पे ये लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो आप भैया कि आप कहीं टीचर हो तो आप पे आपकी इनकम पे कितना, मान लो कि 100 रुपया आपकी इनकम है, इस पे 20% का टैक्स लगाया गया, तो आप ही इसको क्या करोगे, आप पर ही ये डायरेक्ट भार आया, आप ही इसको भरोगे, तो वास्तविक भार भी आप ही पर आया है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, डायरेक्ट टैक्सेस में वास्तविक जो भार होता है वो उसी निकाय पे पड़ता है, किस पे, उसी निकाय पे पड़ता है। तो सॉरी, आपने यहां तक चीजों को देखा कि टैक्सेस यानी डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इसमें किसी भी बच्चे को उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो, जो कर एक्चुअल में क्या होता है, कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है। ये जो कर है, टैक्स है, ये एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो कि कर आधार से संबंधित होता है। ये किससे, बेस से, कर आधार से संबंधित होता है। मान लो ये कोई पर्सनल व्यक्ति पर भी, ये समूह द्वारा, ये समूह पर भी, ये सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना पड़ेगा। जो कोई व्यक्ति है या समूह है, बिना प्रतिफल के सरकार इसके बरक्स कुछ आपको उपलब्ध नहीं करवाएगी, ठीक है, इसके बरक्स कुछ उपलब्ध नहीं करवाएगी, आपको बिना प्रतिफल के देना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखना है आपको कि इसमें जो कर को ना चुकाना, कर की चोरी करना, ये सारी चीज कानूनन दंडनीय अपराध है। और ये जो कर है, टैक्सेशन है, ये एक अनैच्छिक शुल्क है, ये अनैच्छिक शुल्क है जिसे सरकार की गतिविधियों को चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए स्थानीय तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर करों को इम्पोज किया जाता है, करों को इंपोज किया जाता है। जैसे कि कर आधार है, वो कर आधार वैसा आधार है जिसके अनुसार, मतलब ये टैक्स क्या किया जाता है, इंपोज किया जाता है। अब मैंने कर के दो प्रकार, एक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आपको बताया ही। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। इसके साथ साथ जो अगला इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट है, आपने डायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस देख लिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आप डिफरेंस देख लिए। अब देखो, विभिन्न प्रकार के करों में कुछ करों की जो प्राप्ति है, मैंने बताया ही आपको 1 मिनट पहले कि कुछ केंद्र सरकार करती है, कुछ राज्य सरकार करती है, और फिर केंद्र सरकार जो कलेक्ट कुछ राज्य सरकार करती है, और फिर राज्यों के बीच क्या हो जाता है, बट जाता है। तो ये सारी चीजें हमने यहां तक समझने की कोशिश करी है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और सुनना है कि देखो, जो कई प्रकार के जो कर हैं, जो टैक्सेस हैं, इन करों की प्राप्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जबकि कुछ करों की जो प्राप्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है।
केंद्र का जो रेवेन्यू है, जो कर राजस्व है, इसमें से प्रत्यक्ष कर का योगदान जो डायरेक्ट टैक्सेस है, तो पहले डायरेक्ट टैक्सेस में जो इनकम टैक्स होता था, आयकर होता था, इसका योगदान सबसे अधिक होता था, आयकर का योगदान सबसे अधिक होता था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अब, तो अब सबसे ज्यादा जो योगदान है वो जीएसटी का है। मतलब जीएसटी का कितना कि 15, अगर मान लो 100 रुपया कहीं से आ रहा है तो 100 रुपया में 15 रुपया जीएसटी से आ रहा है। कितना? 15 रुपया जीएसटी से आ रहा है। तो अब ध्यान रखना है, फिर इसके बाद आपको मिलेगा इनकम टैक्स, फिर कारपोरेट टैक्स, जो कि 14 और 13% है। कितना? 14 और 13% है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये इनकम टैक्स है 14%, पहले इनकम टैक्स सबसे ज्यादा अधिक होता था, और ये जो 14% है ये कॉर्पोरेट टैक्स है। ये क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इसमें से मैंने एक चीज आपको बताया कि देखो भैया, जो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं ना, तो जो करों का जो कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, तो सबसे ज्यादा जो कलेक्शन किससे? जीएसटी से, जो कि 15% जीएसटी से सर्वाधिक है। मतलब इसका जो कलेक्शन जीएसटी से सर्वाधिक है। अब देखो, सामान्यतः जो कर नियोजन यानी टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस एक सब हेडिंग है। आगे मैं इसको और थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करूंगा। देखो, टैक्स इसमें से मेंशन होना चाहिए। अच्छा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। नहीं है, चलो। हाँ, तो एक टैक्स प्लानिंग होता है, टैक्स प्लानिंग, और एक दूसरा इसी का समानार्थी वर्ड होता है टैक्स अवॉइडेंस। इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस, देखो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ये क्या है कि समान अर्थ रखते हैं, समानार्थी हैं। परंतु इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर हैं। कैसे? जो ये टैक्स प्लानिंग है, जो ये कर नियोजन है, कर नियोजन के माध्यम से एक करदाता अपने ऊपर के कर के भार को कम करता है, अपने ऊपर के कर के भार को क्या करता है? टैक्स प्लान करके करदाता, मान लो कि जैसे कि इसमें से काजल जी है, काजल जी हैं या रेणुका जी हैं, ये क्या है? रेणुका जी हैं। तो इन दोनों बच्चों के ऊपर 100 रुपया का क्या कर दिया गया? कर लगा दिया गया। तो ये कुछ ऐसा प्लान करें कि इस कर के भार को, मान लो कि इसमें से इनकी 1000 की कमाई है, 100 रुपया इसमें टैक्स लग गया, तो ये कुछ ऐसा प्लान करें ताकि इसके भार को क्या कर सके? करदाता इसके भार को कम कर लेता है, करदाता अपने ऊपर के कर के भार को कम कर लेता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके करदाता अपने ऊपर के कर के भार को क्या करेगा? कम कर लेगा। लेकिन इससे डिफरेंट जो टैक्स अवॉइडेंस है, ये क्या है? जब नियमों में उपस्थित कमियां, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों लीगल है, लेकिन इसमें से करदाता अपने जो प्लान करके जो उसका टैक्स है उसको कम कर ले। लेकिन मान लो टैक्स अवॉइडेंस क्या है? तो जब नियमों में कमियां हों, जब नियमों में कुछ कमियां उपस्थित हों, इन कमियों का यूज करके, इन कमियों का लाभ उठा करके करदाता अपने कर के भार को अपने ऊपर से कम कर ले, इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। हिंदी में कर परिहार कहा जाता है, कर परिहार, कर परिहार और कर नियोजन, इसको कर नियोजन बोलेंगे। हाँ, तो कर नियोजन कर परिहार देखा, मतलब यहाँ की नियम है कुछ, उन नियमों में कुछ कमी है, तो उन नियमों में कमियों के चलते इस व्यक्ति ने, करदाता ने कुछ क्या कर लिया कि इसका फायदा उठा के और टैक्स को अवॉइड कर दिया, टैक्स को क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया, टैक्स को अवॉइड कर दिया। दोनों ही लीगल है, दोनों ही लीगल है, अब दोनों ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक चीजों को देखा आपने। हालांकि यहां इसमें ये मेंशन भी है, देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट तो येलो से करना पड़ेगा, नहीं पता चलेगी, है ना। चलो,
देखो ये कर नियोजन और कर परिहार हमें एक अलग अलग, ये कर परिहार ध्यान से सुनिएगा। ये जो कर नियोजन और कर परिहार दोनों समानार्थी हैं, दोनों समानार्थी है। मतलब ये क्या है कि टैक्स को, अपने जो टैक्स इनके भार पड़ा है ना, तो उसको कम करना है। लेकिन ये समानार्थी होने के साथ इसमें से बेसिक डिफरेंसेस हैं। क्या है? बेसिक आधारभूत अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस है। क्या है कि देखो, कर नियोजन के माध्यम से, टैक्स प्लानिंग के माध्यम से करदाता अपने ऊपर कर के भार को कम कर लेगा। लेकिन और ये भी क्या है, ये एक वैधानिक उपकरण के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? वैधानिक तौर पर इसका एक वित्तीय उपकरण के तौर पे उपलब्ध किया जाता है। वहीं आप देखोगे दूसरी तरफ कि जो टैक्स अवॉइडेंस है, जो नियम है, इन नियमों में कुछ कमियां होंगी। इन कमियों का प्रयोग करके करदाता अपने भार को कम कर दे। इसको टैक्स अवॉइडेंस या कर परिहार कहेंगे, कर परिहार कहेंगे। तो जो कर नियोजन और कर परिहार दोनों ही क्या है? लीगल है, दोनों ही वैधानिक है, दोनों ही वैधानिक है। ओके, अब हमें अगला देखना है टैक्स एड वैलोरम ड्यूटी एंड स्पेसिफिक ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी एंड स्पेसिफिक ड्यूटी। जरा ये एड वैलोरम ड्यूटी और स्पेसिफिक ड्यूटी ये क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। देखो, एड वैलोरम जो ये वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि मूल्य के अकॉर्डिंग, मूल्य के अनुरूप। इसका मतलब क्या होता है? मूल्य के अनुरूप। मतलब कि यहां ध्यान से देखना ये है कि वह शुल्क, यानी वह शुल्क या वह कर, शुल्क और कर में डिफरेंसेस बताऊंगा। तो वह शुल्क या फिर कर जो कि मूल्य के अनुरूप लागू होता हो, किसके? मूल्य के अनुरूप लागू होता हो, उसको एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। मूल्य के अनुरूप लागू हो उसको एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। इससे भिन्न यदि कर की जो वसूली है वो वजन के भार के अनुरूप हो, तब ये स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगी, तब ये स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगी। इसको उदाहरण से समझाना पड़ेगा, नहीं आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये तो हम भी इतना तो पढ़ लेते हैं ना, तो उदाहरण से समझाने की जरूरत है। देखो भैया, आप ऐसे समझो, आपने क्या किया कि एक कार लेके आए, ध्यान से सुनिएगा, एक आपने मर्सिडीज बेंज लेके आए, कार लेके आए। इस कार को आपको देखना है कि ये कार मान लो कि 100 रुपए की है, तो इसके मूल्य पे मान लो कि 20% का टैक्स है, तो कितना? 20 रुपया लगेगा टैक्स। तो इसके मूल्य पे, किसके मूल्य पे? मूल्य पे टैक्स लगा है। मूल्य के अनुरूप अगर मान लो इसका मूल्य बढ़ जाए तो टैक्स रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो मूल्य के अनुरूप जो टैक्स हो उसको एड वैलोरम ड्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एड वैलोरम ड्यूटी कहेंगे। ठीक है। अगर दूसरी तरफ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा कि आप मान लिया कि सोना लेके आए, आपने क्या किया? 1 केजी सोना लेके आए आपने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 केजी आपने सोना लेके आए और किसी ने बोल दिया कि 1 केजी सोना पे जो टैक्सेस है, जो ड्यूटी है, 10 ग्राम का ड्यूटी लगाएंगे। किसका? 10 ग्राम का ड्यूटी लगाएंगे। तो आप देखोगे ये वजन पे अर्थात भार पे क्या है? ड्यूटी लग रही है। इस वजह से इसको स्पेसिफिक ड्यूटी कहते हैं, जिसमें भार पे लगाया जाए, किसके? वजन पे लगाया जाए, स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाती है। अब सरकार ये नहीं कहेगी कि ये देखो 10 रुपया का आप सोना लेके आए हो और मान लो कि 1 किलो सोने की कीमत 10 रुपया है, तो इस पे नहीं सरकार, उदाहरण से मैंने समझा, बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सरकार बोले कि इसके वजन पे हम टैक्स लगाएंगे तो ये स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ गए होंगे, समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। अब देखो, इसमें से अगला हमारा है कर और शुल्क, यानी टैक्स और ड्यूटी। टैक्स में क्या डिफरेंस है और ड्यूटी में क्या, ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर होता है। देखो, कर क्या है और ड्यूटी क्या है। तो पहले देखो कि शुल्क अर्थात ड्यूटी क्या है। शुल्क भी यानी ड्यूटी भी एक प्रकार के कर का ही प्रारूप है। ये मान लो जो कर होते हैं, तो ये जो शुल्क है ये कर का ही क्या है? ये जो शुल्क है ये किसका? कर का ही एक प्रारूप है, कर का ही एक रूप है। लेकिन इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि कर जो है वो प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो टैक्सेस है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, और इनकी वसूली जो है व्यक्ति से, यानी जैसे कि इनकम टैक्स आपसे कर ली गई, निगम से, आपकी कोई कंपनी है तो निगम, इन दोनों से करी जाती है, और इन्हें वस्तु और सेवा दोनों पर ही लागू किया जा सकता है। जैसे कि वस्तु जीएसटी आप देख ही रहे हो, वस्तु पे भी और सेवाओं पे भी। जो कर है, ध्यान से सुनिएगा, कर जो है वस्तु पे भी लागू हो सकता है, सेवाओं पे भी लागू हो सकता है, लेकिन अब आपको देखना है जो ड्यूटी है, ठीक है, ये क्या है, जो ड्यूटी है। अब देखो दूसरी तरफ जो ये शुल्क है ये मात्र वस्तु पर ही लागू होता है, ये जो है मात्र और मात्र वस्तु पर ही लागू होता है, और ये मात्र और मात्र अप्रत्यक्ष होता है। नहीं समझ आया ना, यहां से हौच पौच थोड़ी सी हो गया होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। देखो पहले तो आप कर जान लो कि कर होता क्या है, क्योंकि कर जानोगे तो तब आप इन सारी चीजों को जान पाओगे। देखो क्या होता है कि जो कर है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। जो कर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें हमने तो इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें जीएसटी हो गया। तो ये यानी जो कर है टैक्सेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति से भी वसूला जा सकता है, कारपोरेट से भी वसूला जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है इसमें से। अब देखो जो दूसरी तरफ वहीं जो शुल्क है, ये जो ड्यूटी है, ये मात्र इनडायरेक्ट होती है, ये डायरेक्ट नहीं होती है। ये क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। और ये सेवाओं पे नहीं लगती, ये मात्र और मात्र किस पे लगती है, ये वस्तुओं पे लगती है, ये मात्र और मात्र वस्तुओं पे। जैसे कि कोई वस्तु है उस पे से ड्यूटी लगा दी गई, लेकिन सेवा पे ड्यूटी नहीं। आपने देखा होगा कि मान लो कि जैसे कि मैंने जब इसके अंदर एक चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मान लो कि जैसे कि हमारा कुछ सामान है, ठीक है, हमारा कोई, हमने यहां से एक कारपेट भेजी, कहां से कारपेट भेजी, कहां से, यूपी में भदोही से, और उसके चलते ब्रिटेन ने क्या है कुछ ड्यूटी लगा दी, मान लो कुछ भी कह दिया, तो ये वस्तु पे लगती है और इनडायरेक्ट लगती है। तो बस ये समझने की इसमें से जरूरत थी। लेकिन कर तो आप जानते ही हैं, कर को मैंने अभी डिटेल से समझाने की कोशिश करी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये शुल्क है, ये एक प्रकार से कर का ही प्रारूप है। ये क्या है, ये एक प्रकार से कर का ही प्रारूप है। अब दूसरा हमारा सब हेडिंग है यानी सेस और सरचार्ज। थोड़ा सा और देख लो, नहीं आप, कर और शुल्क, ऐसे डिफरेंसेस समझने की कोशिश। देखो ये कर है डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, दोनों हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ये गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, ये गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, सर्विसेज दोनों पे लगता है। शुल्क क्या है कि इसी कर का ही एक फॉर्मेट है, कर का ही एक फॉर्मेट है, ठीक है, कर का ही एक फॉर्मेट है। ये मात्र और मात्र गुड्स पे लगा सकते हैं आप इसको, गुड्स पे यानी वस्तुओं पे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि यह इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब समझ गए ना, अब कोई अंतर नहीं होगा कि टैक्स और शुल्क ड्यूटी में क्या अंतर है। अब समझ गए आप, ये टैक्स इसको कहते हैं और ये ड्यूटी हो गया, ओके। अब आगे आते हैं सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज जरा समझने की यहां पे कोशिश करिएगा, फिर आपके पास तो स्लाइड ऑलरेडी है ही। सेस, सेस इसको उपकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको उपकर बोलते हैं, सेस को उपकर बोलते हैं, सरचार्ज को अधिभार बोलते हैं। पहले हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सेस को ही देख लेते हैं। देखो जो उपकर और अधिभार जो कर के ऊपर, एक पहले तो ये दोनों देख लो थोड़ा सा, फिर इसके बाद एक एक को देखेंगे। ये जो सेस है यानी उपकर है, और जो अधिभार है, जो अधिभार है यानी सरचार्ज है, ये कर के ऊपर होने वाले कर हैं, ये कर के ऊपर लगने वाले कर हैं। मतलब ये क्या होते हैं, कर के ऊपर लागू होने वाला कर है, ओके। इसको क्या कहते हैं, सेस या सरचार्ज कहते हैं। इनके माध्यम से, सेस और सरचार्ज के माध्यम से
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, उसको रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए क्या करती है, इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें कर के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें कर के ऊपर इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि आप देखोगे जो कर वाला हिस्सा है, जो टैक्स वाला हिस्सा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के साथ क्या कर देती है, बांट देती है, वो राज्यों के साथ बट जाता है। लेकिन जबकि ये जो सेस है ना, ये जो उपकर है और यह जो सरचार्ज है, ये राज्यों के साथ, ये जो इसके द्वारा पैसा प्राप्त किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ये राज्यों के साथ क्या है, ये किसी प्रकार से नहीं बटेगा। ये जो उपकर है, अधिभार है, यानी सेस है और सरचार्ज है, ये पैसा राज्यों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बांटेगी। जो इससे होने वाली जो प्राप्तियां हैं वो अनिवार्य रूप से राज्यों के बांट दे, बात उसकी इच्छा पर है, लेकिन उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं होगा, अनिवार्य रूप से नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, अब आपको सेस में समझने की कोशिश करना है कि भैया ये सेस क्या है। देखो, सेस के रूप में जो होने वाली जो प्राप्ति है, ये तो पहले ये जान लो कि ये सेस क्या है, कर के ऊपर कर है, कर के ऊपर, कर के ऊपर कर है, क्या है, कर के ऊपर कर है। तो अब सेस के जो सेस के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होगा, जो कर लगाया जाएगा, जो पैसा प्राप्त होगा, ये उपभोग की एक विशिष्ट उद्देश्य से, किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से इंपोज किया जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग, मतलब उपयोग किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, ऐसे समझने की जरूरत है कि आपने गाय पालने, गाय को संरक्षण देने के लिए क्या कर लिया, आपने गाय को संरक्षण देने के लिए लोगों पे बता दिया कि भैया जो गाय, ये आवारा गाय घूमती हैं, इन आवारा गायों को संरक्षण देने के लिए हम कर के ऊपर 1% का टैक्स इंपोज करते हैं, सेस इंपोज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें सबसे बेहतर चीज क्या है कि इस जो सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के साथ अनिवार्य रूप से बांटना नहीं है, बांट दे मन कर जाए बात अलग है, लेकिन उस पे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये कर के ऊपर कर है। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये एक विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे मान लो कि कृषि कल्याण के लिए, कृषि कल्याण के लिए, तो इससे मान लो कि 100 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरेट किया, तो इसका पैसा मात्र और मात्र कृषि कल्याण के लिए ही खर्च किया जाएगा। इसका पैसा मात्र और मात्र कृषि कल्याण के लिए ही खर्च किया जाएगा। इसी वजह से आप देखोगे कि ये जो सेस है, ठीक है, तो इसमें से आप देखोगे कि यही कारण है कि इस सेस के चलते एक नाम जुड़ा होता है, जैसे कि मान लो कृषि कल्याण उपकर, ठीक है, स्वच्छ भारत उपकर, शिक्षा उपकर। तो ये किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए लगाया जाता है। मान लो शिक्षा की वृद्धि के लिए शिक्षा उपकर लगा दिया जाए, क्या है, शिक्षा उपकर। तो ये जितना पैसा जनरेट करेगी गवर्नमेंट, वो मात्र और मात्र एजुकेशन में खर्च करेगी, मात्र और मात्र एजुकेशन में खर्च करेगी। ठीक है, वही मान लो कि जैसे स्वच्छ भारत उपकर हो गया, ये कई प्रकार के उपकर लगाए जाते हैं, ये स्वच्छ भारत उपकर हो गया, उपकर हो गया। तो मात्र और मात्र ये स्वच्छता अभियान के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, मात्र और मात्र स्वच्छता अभियान के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं सरचार्ज बताया, देखो सेम सारा सब कुछ वैसे ही है, सेम सेस की ही तरह है, ये भी कर के ऊपर कर है, कर के ऊपर कर है, कर के ऊपर कर है। इसमें डिफरेंसेस क्या है, अगर मन चले तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के साथ बांट सकती है, बल्कि ये अनिवार्य नहीं है कि वो बांटे ही बांटे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। इसका पैसा किसी भी कार्य के लिए खर्च किया जा सकता है, इसका पैसा, इसके माध्यम से जो रिसीव प्राप्तियां होंगी, इसका पैसा किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है। दिस इज अ सरचार्ज। क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको सरचार्ज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं, कर के ऊपर कर यानी सरचार्ज। इसको और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसमें इसको एक मिनट,
इरेजर का उपयोग करते हुए इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं, क्योंकि कभी भूलोगे नहीं। देखो, इंडियन इकोनॉमी वाकई में बहुत आसान है, बशर्ते अगर आप इसके जो कीवर्ड हैं उन्हें एक बार आपने पकड़ लिया ना, तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, एक सेस है, सेस, और दूसरा है सरचार्ज। ऐसे समझने की कोशिश करना, ये दोनों ना कर के ऊपर कर लगाए जाते हैं। ये क्या है? ये कर के ऊपर कर लगाए जाते हैं, कर के ऊपर कर है, कर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि यहां पे जो रेणुका है, रेणुका है, मनीष है, इन दोनों व्यक्तियों की कमाई ना, यहां पे मान लो ये दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों की कमाई 10 लाख है। कितना? 10 लाख है। इनकी भी कितना? 10 लाख है। ध्यान से सुनिएगा, इनने कितना दे दिया, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ही, अब जब टैक्स पढ़ा रहा हूं तो डिटेल से समझाऊंगा कितना परसेंट क्या कैसे, लेकिन बस यहां एग्जाम्पल से समझाने की, क्योंकि जितना ही सरल कैलकुलेशन होगा उतना ही आसानी से समझ पाओगे। मान लो कि आपने 10% का क्या है, टैक्स इंपोज कर दिया 10 लाख पे, तो 1 लाख रुपया गया किस पे? टैक्स पे। 1 लाख गया ना टैक्स पे। अब इस 1 लाख, मान लो कि 1 लाख पे 1% का क्या कर दिया गया? सेस ऐड कर दिया गया, सेस ऐड कर दिया गया, या फिर सरचार्ज ऐड कर दिया गया, सरचार्ज ऐड कर दिया गया। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने 10 लाख रुपया तो दिया ही टैक्स, लेकिन इस टैक्स के ऊपर टैक्स आपको 1,000 रुपया और देना पड़ेगा। तो टैक्स आपको कितना हुआ? 1,01,000, 1,01,000, क्योंकि इसका आप मान लो कि 1% हुआ, मान लो कि बहुत कम ये होता है, तो ये टैक्स पे लगाया गया, तो 1 लाख तो ये टैक्स है, और एक क्या है कि 1,000 जो इसका 1% हुआ सेस मान लो, तो 1% 1,000 ये सेस हुआ। ध्यान रखिएगा, अब ये जो सेस है, मैंने क्या डिफरेंसेस क्या है, सेस एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए लगाया जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? पर्पस होगा, इसका एक उद्देश्य होगा, पर्टिकुलर उद्देश्य होगा, पर्टिकुलर पर्पस होगा। मतलब कि जैसे कि ये ऐसे लगाया जाता है कि मान लो जैसे कि शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि 1% सेस है जो हमें शिक्षा के लिए देना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा जो टैक्स स्लैब में आता है। तो ये शिक्षा के लिए ही ये पैसा जो कलेक्ट होगा, ये मात्र और मात्र शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें सबसे बेहतरीन बात है कि जितने भी टैक्सेस हैं उन टैक्सेस का एक हिस्सा राज्य को जाता है, लेकिन सेस और सरचार्ज का हिस्सा अनिवार्य रूप से राज्य को नहीं जाता है, अनिवार्य रूप से राज्य को नहीं जाता है। मतलब क्या है, यहां समझने की जरूरत क्या है, यहां ये है कि ये जो हिस्सा है वो राज्य को बांटना जरूरी नहीं है, केंद्र अपने लिए इसका उपयोग कर सकती है, केंद्र अपने लिए। इसी वजह से सेस के पहले हमेशा कोई ना कोई एक वर्ड जुड़ा होगा, कोई ना कोई एक शब्द जुड़ा होगा, जैसे कि एजुकेशन सेस, ठीक है, क्लीन इंडिया सेस हो गया, एग्रीकल्चर वेलफेयर सेस हो गया। ये सारी चीजें जो सेस है, यानी जो ये उपकर है, इसके पहले कोई ना कोई शब्द इस वजह से जुड़ा होता है, इस वजह से जुड़ा होता है। ओके, तो यहां तक चीजों को आपने समझा। सरचार्ज सेम वैसे ही है, मान लो सरचार्ज, इस पे 1% सरचार्ज और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, मान लो कि 1,02,000 हो जाएगा। लेकिन सरचार्ज का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम कहीं भी, इसको अधिभार हिंदी में कहते हैं, ये केंद्र सरकार किसी भी पर्पस से इसका उपयोग कर सकती है, किसी भी पर्पस से इसका उपयोग कर सकती है। अगला हमारा है सब हेडिंग, यानी सेस और सरचार्ज आपने डिटेल से समझा, डिटेल से पढ़ा। और अगला हमारा जो सब हेडिंग है वो टैक्स अवॉइडेंस, यानी कर परिहार, और कर वंचन यानी टैक्स इवेजन। तो कर परिहार यानी इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइडेंस एक कर परिहार, अभी मैंने थोड़ा सा बताया था, कर वंचन, कर की चोरी, टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन। तो टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन जरा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। देखो भैया, कर परिहार ये लीगल था ना,
ये क्या था, लीगल था, लेकिन ये क्या था, इसमें कुछ कमियां थी नियमों में, उन्हीं कमियों का फायदा उठा करके क्या कर लिया गया है, ये जो कर परिहार है, कर को कम कर लिया गया, कर के भार को कम कर लिया गया। यही तो टैक्स परिहार था, यही तो कर परिहार था, लेकिन लीगल था। जबकि जो कर वंचन है ये अवैध है, ये भैया इलीगल है। अगर आप कर वंचन करते हो, अर्थात कर वंचन मतलब इसको आप कह सकते हो दिस मीन कर वंचन मीन यानी कर की चोरी, तो आप ये दंडनीय अपराध है। ये क्या है, दंडनीय अपराध है। सरकार कुछ ऐसे प्रावधानों को लागू करती है जिसके माध्यम से एक करदाता अपने ऊपर कर के भार को क्या कर ले, कम कर ले, कम कर ले किसी भी माध्यम से, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, बीमा हो गया। तो ऐसी कोई LIC अगर खरीद लेता है तो इन उपकरणों का प्रयोग करके अगर कोई करदाता अपने ऊपर से कर के भार को कम कर ले, इसको कर परिहार कहते हैं, इसको कर परिहार कहते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने की जरूरत है, इसको और आसान भाषा में समझने की जरूरत है। देखो जो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, मैंने क्या टैक्स अवॉइडेंस को बताया। ये देखो टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि ये लीगल है पहले तो, मतलब कुछ नियमों में लचर है, नियम कमजोर है, कुछ कमियां हैं, तो नियमों की कमजोरी का फायदा उठा करके, नियमों की कमजोरी का फायदा उठा करके एक करदाता अपने ऊपर से कर के भार को क्या कर ले, कम कर ले, कर का जो भार है कम कर ले। इसी को टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जैसे कि 5 लाख की आपको 5 लाख इनकम पे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, 5 लाख पे आपको टैक्स देना है, ठीक है, 5 लाख पे टैक्स देना है। सरकार अगर कह दे कि अगर आप LIC खरीद लेते हो तो LIC वाला पैसा आपकी इनकम से हट जाएगा। अगर आप मान लो कि कोई प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि खरीद लेते हो तो वो पैसा हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे 5 लाख है, 5 लाख तक मान लो कोई कर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपकी कमाई कितना 7.5 लाख है, 7.5 लाख है, ठीक है। कितना इसका रुपया है, 2.5 लाख रुपया है। आपने क्या कर दिया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसका टैक्स जो ये है, सॉरी टैक्स कह रहा हूं, इसका आपने प्रोविडेंट फंड खरीद लिया, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि कोई खरीद ली, ठीक है ना। इसके साथ साथ LIC खरीद लिया इस 2.5 लाख का, तो इसमें सरकार कह दे कि टैक्स नहीं लगेगा, तो इसके नियमों का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति क्या कर लेगा, टैक्स को अवॉइड कर देगा, टैक्स के भार को कम कर देगा। इसी को कर परिहार कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कर परिहार कहते हैं। मतलब ये समझा कर परिहार कितना आसान सा है। इसमें मैंने बताया कि देखो ये जो उपकरण है, इन उपकरणों में निवेश करके, जो ये उपकरण है, जैसे कि मान लो 5 वर्ष की मियादी पे जो फिक्स डिपॉजिट होता है, FD करके, कोई भी सरकार के ऐसे नियमों का प्रयोग करके जो सरकार उस समय जारी करी हो, उनका प्रयोग करके अपने कर के भार को कम कर लेना, करके भार को कम कर लेना, ये टैक्स अवॉइडेंस यानी कर परिहार कहलाता है, कर परिहार कहलाता है। दूसरा अब आपको देखना है कि ये कर वंचन क्या है, क्या है, कर वंचन। कर वंचन मतलब कर की चोरी, और ये इलीगल था, इसको कर वंचन, टैक्स इविजन कहते हैं, कर वंचन। देखो कर वंचन मतलब कर की चोरी है, शुद्ध सा मतलब ये समझ लो, कर की चोरी है। क्या है, कर की चोरी है। एक व्यक्ति या कोई कारपोरेट या कोई निगम अपनी आय का गलत लेखांकन प्रस्तुत करे, वो बताए ही नहीं कि उसकी एक्चुअल में आय कितनी है, सरकार के सामने वो गलत तरीके से प्रस्तुत करे, इससे कर से वह वंचित हो जाएगा। मतलब सरकार को कर से वंचित रख देगा, सरकार को पैसा नहीं देगा, सरकार को वंचित रख देगा, सरकार को पैसा नहीं देगा। यदि आय अवैध स्रोतों से आती हो, यदि मान लो जो आय है वो अवैध स्रोतों से आती हो, तब ऐसे में एक व्यक्ति या कोई कारपोरेट, कोई निगम इस आय पर कर अदा नहीं करेगा, इस आय पे कर अदा नहीं करेगा, क्योंकि वह स्वतः फंस जाएगा, क्योंकि जो उसकी इनकम है वो इलीगल किसी गलत धंधे से आ रही है, इलीगल तौर से आ रही है। तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति कर की चोरी करेगा, वो कर नहीं चुकाएगा।
अगर यह भी कर के अंतर्गत गिना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, जो ये पूरा पैसा है इसको भी कर के अंतर्गत ही गिना जाएगा। हर वह आय जो कि वैध स्रोतों से बनाई गई हो, ध्यान से सुनिएगा, हर वह आय जो कि वैध स्रोतों से बनाई गई हो लेकिन उस पर कर की चोरी की गई हो, तब हर वो आय जो कि अवैध स्रोतों से बनाई गई हो तो उसको सम्मिलित तौर से काला धन कहा जाएगा। इसको क्या, ब्लैक मनी कहा जाएगा। ऐसे इसे भूल जाओ, इसको और आसान भाषा में समझो। मैंने क्या कहा कि कोई करदाता है, उसकी इलीगल धंधे से पैसा लेके आ रहा है, उसकी जो कमाई है वो इलीगल है, तो इलीगल तो ये क्या हो जाएगी, जो इलीगल पैसा है ये क्या हो जाएगा, ये काला धन हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा, काला धन हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा समझो कि उसके पास लीगल क्या है, लीगल इनकम है, लीगल इनकम है, लेकिन इस इनकम में उसने टैक्स की चोरी कर लिया हो, टैक्स नहीं दिया हो, तब भी यह जो काला धन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, काला धन कहलाएगा। दोबारा से सुनिएगा इसी चीज को, मैंने कर वंचन बता रहा था, मैंने कहा कि एक व्यक्ति या फिर कोई भी कारपोरेट, कोई भी कंपनी अपने कर का जो उसका कर है, मतलब सॉरी आय है, उसका सही तरीके से वो लेखांकन नहीं करती है, ऑडिटिंग नहीं करती है, इससे सरकार को टैक्स अवॉइड कर देती है, मतलब अवॉइड नहीं बोलेंगे, इवेज कर देती है, कर की चोरी कर लेती है, सरकार को पैसा नहीं देती है। तो कोई भी मान लो कि व्यक्ति हो या कोई भी निगम हो, यदि इस आय पे वो टैक्स नहीं अदा करे, अपनी आय पे वो टैक्स अदा नहीं करे, और या फिर सरकार को इससे वंचित कर दे, टैक्स से वंचित कर दे, टैक्स ना दे, तो आपको ध्यान रखिएगा ये सारा चीज उसको ब्लैक मनी के अंतर्गत गिना जाएगा। वो लाख वैध स्रोतों से भी पैसा कमा रहा हो, लेकिन अगर उसने टैक्स नहीं पेड किया हो, ये सारे पैसे को ब्लैक मनी कहा जाएगा, इस सारे पैसे को ब्लैक मनी कहा जाएगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो काले धन पर आश्रित हो, अर्थव्यवस्था में बहुत सारा हिस्सा काले धन पर चलता है, ठीक है, तो इसको समानांतर अर्थव्यवस्था कहेंगे, इसको पैरेलल इकोनॉमी, इसको क्या कहेंगे, पैरेलल इकोनॉमी कहेंगे, या ग्रे इकोनॉमी कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो ब्लैक मनी पर आधारित हो, इसपे जो ब्लैक मनी पे आधारित हो, इसको पैरेलल इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यदि काले धन को वैध बनाने में परिवर्तित किया जाए, काले धन को व्हाइट मतलब व्हाइट करने की कोशिश किया जाए, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लॉन्ड्री में हम कपड़ा धुलते हैं ना, तो ये जो ब्लैक मनी है ये काले है, ये गलत तरीके से कमाई गई हो सकता है, आय हो, टैक्स ना चुकाया गया हो। तो लॉन्ड्री का कॉन्सेप्ट क्या है, धुलना है ना, मतलब जो कालिक है, जो मैल है, उस कपड़ों से हटा देता है, धुल देता है ना, व्हाइट कर देता है, मतलब स्वच्छ कर देता है, क्लीन कर देता है। तो अगर काले धन को वैध बनाने का, व्हाइट में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, मतलब परिवर्तित करने की कोशिश किया जाए, तो जो ये परिवर्तित करने की जो कोशिश करी जाती है, कोई ना कोई प्रोसेस अपनाया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि ब्लैक मनी है और व्हाइट हो गया, तो जिस प्रोसेस के अंतर्गत किया जाएगा, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, सुना होगा खूब आपने। यदि आय अवैध स्रोतों से बनाया गया है और उसे जो वैध धन में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, मान लो कि ऐसे समझो कि जो इनकम है वो आपने किसी ड्रग माफियाओं से, कैसे भी ड्रग्स वगैरह किसी भी तरीके से कमाया है, ये अवैध है, और इसको आप वैध बनाने को, परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हो, वैध बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम वहां एक फर्जी कंपनी खड़ी कर दोगे। क्या कर दोगे, फर्जी कंपनी खड़ी कर दोगे। तो उस आय को उस कंपनी में जो हुए आय के रूप में दर्शा दोगे कि हमने इस कंपनी से इतना रुपया कमाया है। ठीक है, तब ऐसी कंपनी को सेल कॉर्पोरेशन या क्या बोलेंगे, सेल कंपनी कहेंगे। इसको और आसान भाषा में समझिएगा, आपने 100 रुपया कमाया, ठीक है, मान लो गलत तरीके से कमाया, अब इसको व्हाइट करना है, तो आपने क्या किया कि एक कोचिंग डाली, आपने एक कोचिंग डाली, कोचिंग का नाम रखा, मान लो कि कोचिंग का नाम AIAS रख दिया, AIAS रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, आप कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कोई माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, बस उदाहरण से समझा रहा हूं, आपका मतलब दिल पे मत ले लीजिएगा। मान लो कि ड्रग माफिया हैं, आपने 1 करोड़ की क्या करी, इनकम जनरेट करी। ठीक है, अब आपने बोला कि यार इससे को व्हाइट कैसे किया जाए, तो किसी ने बताया कि एक काम करो, सेल कॉर्पोरेशन खोल लो, मतलब खोखली कंपनी खोल लो।
ये बोले कि कैसे खुलेगी, तो बोले कि एक काम करो, कई प्रकार की होती हैं सेल कॉर्पोरेशन, खोखली कंपनियां, तो ये बोलेगा कि एक काम करो, आप आईएएस की कोचिंग खोल लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसका निजात नहीं बता रहा हूं, ऐसा कभी मत करिएगा कि पैसा कमा के गलत तरीके से। तो ये बोलेगा आईएएस की कोचिंग खोल लो, तो बोले इससे क्या होगा, बोले ये कहेगा कि एक काम करना है, आईएएस की कोचिंग में चाहे लोग आए या नहीं आए, रजिस्ट्रेशन करवा लो, और आप बोलो कि 500 बेंच, आपका रजिस्ट्रेशन 500 बच्चों का हुआ है, किसी भी 500 बच्चों का दिखा दो रजिस्ट्रेशन कि 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब 500 बच्चों के उसमें आप रिसीट दे दो, यानी वो काट के दे दो, रिसीप्ट दे दो, उनको रिसीट दे दो। अब जो रिसीट दे दिया तो आपने क्या कमाया, पैसा, आपका इनकम आप दिखा दोगे कि हमने पैसा यहां से कमाया, उस पे आप टैक्स भर दोगे। एक्चुअल में ये कंपनी में लोग नहीं है 500, आपने फर्जी लोगों, एक ने फर्जी कंपनी खोली, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पढ़ने वाला और ना ही पढ़ाने वाला टीचर है, लेकिन आपने फालतू बोला कि 500 बच्चों का हमने इसमें एडमिशन लिया है, इतना हमने आय जनरेट करी है, और ये होता है सरकार का टैक्स, ये सरकार का होता है टैक्स। तो इसका जो ब्लैक मनी था ये हो गया व्हाइट, ये ब्लैक मनी था व्हाइट। तो सेल कॉर्पोरेशन खोखली कंपनियों के माध्यम से, बहुत खोखली कंपनियां वर्क करती हैं, देखा होगा कि ये ध्यान रखिएगा, जो सेल कॉर्पोरेशन है किसी प्रकार की गुड्स एंड सर्विस का कोई निर्माण नहीं करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पे होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे होती हैं। तो सेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये क्या कर लेगा, ब्लैक मनी को व्हाइट कर लेगा, और यही ब्लैक मनी को व्हाइट करने की प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। यदि काला धन, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि काला धन किसी भी तरीके से देश से बाहर चला जाता है हवाला के माध्यम से, हवाला बताऊंगा, हवाला एक नेटवर्क है, बता ही देता हूं, हवाला एक नेटवर्क है। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा मूवीज में देखा होगा, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें से समझ लीजिए कि अब मैं क्या कहूं, इसमें से जितने भी बड़े राजनेता है ना, कोई भी हो, ठीक है, जितने भी बड़े करप्ट आईएएस आईपीएस है ना, सभी इस नेक्सस का हिस्सा होते हैं, इस नेक्सस का हिस्सा होते हैं। ये व्यक्ति लोग करते क्या हैं, जिनके पास मतलब, और जैसे कॉर्पोरेट्स हैं बहुत, जिनकी संपत्ति है, ये लोग करते क्या हैं कि टैक्स चुकाने के चलते भारत से हवाला के माध्यम से, हवाला एक नेटवर्क है, ऐसे समझो, जो हवाला है ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। इसमें मान लो कि जैसे कि कई देश है, मान लो ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये इंडिया है, इनके हर जगह इस नेटवर्क में, ये यूएसए है, इनके हर जगह आदमी बैठे हुए हैं। आपने बोला कि हमें सिंगापुर में, मान लो ए नाम का व्यक्ति है, ये राजनेता है, और इनने बोला कि देखो यार सिंगापुर में हमें 10 अरब रुपया जमा करवाना है, ठीक है। इनने ए बोला, यहाँ इंडिया में किसी व्यक्ति को पकड़ा इनने, इसी हवाला के नेटवर्क, वो मिल ही जाता है, दिल्ली में जाइएगा, खासकर मुंबई में तो ये सारे व्यक्ति खूब मिल जाते हैं, आराम से, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस एक बार थोड़ी से बोल दीजिएगा 2-4 जगह, तो कि मुझे पैसा भिजवाना है, तो अपने आप ही आपको कनेक्ट कर लेंगे। तो इस ए व्यक्ति ने कहा कि हमें ना सिंगापुर में, यहाँ के ये स्विस बैंक, मान लो स्विट्जरलैंड है, तो स्विस बैंक में हमें क्या करना है, कुछ पैसा जमा करवाना है। बोले कितना जमा करवाना है, बोले मान लो कि 10 करोड़ रुपया जमा करवाना है। तो ये बोलेगा कोई बात नहीं है, अब ये इससे कैश ले लेगा, ध्यान से सुनना, ये इससे कैश ले लेगा, इससे इंडिया में जो बैठा व्यक्ति है, जेड मान लो ये व्यक्ति है, ये इससे कैश ले लेगा, और इसे बता देगा कि भैया 5% आपका कट जाएगा, 5% कट जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे देश हैं जहां कोई आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां किसी प्रकार से कोई आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से अकाउंट खुल जाते हैं। तो सिंगापुर वाले अपने इस व्यक्ति को बोलेगा कि देखो ये फला जो राजनेता है, ये मंत्री साहब हैं, इन मंत्री साहब का जाके अकाउंट खुलवा दो यहाँ पे, और इस अकाउंट में आप कितना जमा करवा दो, 8 करोड़ मान लो जमा करवा दो। तो अब इस व्यक्ति का इनके बिना जाए हुए, इनके एक का बिना जाए हुए अकाउंट खुल गया, और इसमें से कोई केवाईसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस अकाउंट खुल गया, इनको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, और यही सफिशिएंट है, और इनने इनके अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, कल इनको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो अब ये सिंगापुर तो पैसा अपना बैंक से लेने जाएंगे नहीं, तो ये व्यक्ति बोलेगा किसी दूसरे व्यक्ति से या कि उसी से कि देखो एक काम करो कि आप जो इस सिंगापुर में व्यक्ति बैठा है कि हमें पैसे की जरूरत है,
ये हमें पैसे की जरूरत है। तो ये पूरा नेटवर्क ये बोलेगा कि कोई बात नहीं, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसका इतना पैसा हो रहा है इस राजनेता का, तो यहाँ पैसा ये दे दो इसका, और अगर कोई व्यक्ति होगा दूसरा जमा करने वाला तो मैं उसके नाम पे यहाँ पे पैसा क्या कर दूंगा, जमा करवा दूंगा। तो मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा था, यदि काला धन किसी भी तरीके से देश से बाहर चला जाता है, मान लो हवाला के माध्यम से देश से बाहर चला जाता है, और अगर वो विदेशी निवेश के माध्यम से पुनः देश में वापस आ जाए, पुनः देश में वापस आ जाए घूम फिर के, इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ऐसे उदाहरण से, आसान भाषा में उदाहरण से समझने की कोशिश करो। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है, हवाला के माध्यम से इसने क्या कर दिया कि 1 लाख रुपया स्वीडन में जमा कर दिया। 1 लाख रुपया कहां जमा कर दिया? स्वीडन में जमा कर दिया। अब यहां के इस व्यक्ति को पकड़ा, ये जो राजनेता है, और भारत की शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर दिया 1 लाख, ठीक है, पी नोट्स के माध्यम से मान लो पकड़ के 1 लाख निवेश कर दिया, तो ये भारत का पैसा भारत में आ गया घूम करके। इसी को राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, इसी को राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। आज यहीं तक, कल हम आगे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।